प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। हाँ, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स व्हिच चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो ये बेसिकली ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, किसके लिए है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए है ताकि आप ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मैंने बोला था कि साल खत्म होने के बाद में जो टेन्योर चालू होता है, साल खत्म होने के बाद में जो चालू होता है उसको अपन लोग, उसके लिए है अपने पास में AS4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब साल खत्म होने के बाद में क्या हो रहा, AS4 चालू होता। साल के दौरान कौन सा एस लागू है आप लोगों का? देखो साल के दौरान मतलब इसके लिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनने वाला है, इसके लिए अपनी बैलेंस शीट बनने वाली है, इसके लिए अपने पास में है AS5। तो पहली बात AS5 किसके लिए है? ड्यूरिंग द ईयर होने वाली सारी चीजें, ड्यूरिंग द ईयर होने वाली सारी चीजें, मे बी ऑर्डिनरी आइटम्स, मे बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मे बी एक्सेप्शनल आइटम्स, मे बी प्रायर पीरियड आइटम्स, मे बी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और मे बी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। 6 आइटम्स देख रहे हैं अपन लोग, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 3 बातें, प्रायर पीरियड, अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसीज। सबसे पहले चलते हैं अपन लोग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के साथ में। किसको कुछ भी क्वेरी लग रही होंगी बीच में तो मुझे प्लीज बोलना। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस के अंदर रेगुलरली होती रहती है, जो बिजनेस जिसके लिए जाना जाता है। जैसे आप ट्रेडिंग करते कोई गुड्स का, तो गुड्स का लेवा बेची, बार बार परचेज सेल, ये सब चीजें हो गया। और गुड्स का लेवा बेची के अलावा जो भी चीजें और जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर आने वाली है। These activities are expected to occur and recur regularly as the business goes on. बिजनेस के साथ में ये चीजें होते रहती। इनफैक्ट यही तो अपने रेवेन्यू अर्निंग आइटम्स है और यही तो अपने को पैसा कमा के देते हैं। इनका कोई सेपरेट डिस्क्लोजर एज सच रिक्वायर्ड नहीं रहता। क्योंकि सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो रेगुलर ही तो है। सेल परचेज का कुछ ऐसा अलग से आप लोग बताते क्या? नहीं, ये तो रेगुलर एक्टिविटी है, अपने को चल नहीं वाला है। उसके बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये कुछ तो भी बहुत ही अलग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपन बोलते हैं यार ये लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब हटके है, ऑर्डिनरी से अलग है, ऑर्डिनरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये रिकर नहीं होते, बार बार नहीं होते। एग्जाम्पल भूकंप, एग्जाम्पल बाढ़, एग्जाम्पल एनिमी एक्शन, एग्जाम्पल वॉर। समझ में आ रहा है? इनका ऑफकोर्स सेपरेट लाइन आइटम के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोज बताना पड़ेगा। मतलब लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक अगर होता है आपकी कंपनी को ₹5 लाख का, आपको उसको किसके अंदर मिक्स करने का है? ये एनीबॉडी बताओ तो, उसको कहां पे मिक्स करेंगे आप? ये एनीबॉडी, संपदा रेले बोलो तो। संपदा ऐकू येत आहे का मी काय म्हणत आहे? हाँ दर्शन पाड़िया, सुने आ रहा मैं क्या बोल रहा आपको? सर प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में किसके कौन से आइटम के साथ में आप उसको मिक्स करेंगे कि उसको अलग का अलग ही रहने देंगे हमेशा? तो लॉस बाय अपने भूकंप वगैरह ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट? अरे अलग रखेंगे कि उसको सैलरी के अंदर या फिर दूसरे कोई खर्चे के अंदर मिक्स नहीं, करेंगे? अलग अलग। हाँ वही तो मैं पूछ रहा। इट इज अ सेपरेट लाइन आइटम, नीड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द P&L in the manner that its impact on the current profit and loss can be perceived. इसको सेपरेट लाइन आइटम रखना है। अब बीच में वाले बात आ गई, जो ऑर्डिनरी भी नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो क्या है वो दर्शक? एक्सेप्शनल आइटम। अब एक्सेप्शनल आइटम की खासियत क्या है मालूम है क्या? इनकी फैमिली जो है वो ऑर्डिनरी आइटम्स की है सर। हाँ बोलो जी। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही। ब्रेक हो रही आवाज? एक सेकंड। हाँ बाकी लोग बोल नहीं सकते कह रहे हो? बेचारी अंजलि बोल रही, बाकी लोगों को क्या हो गया? बाकी लोग बराबर आ रही क्या आवाज? एक सेकंड, ठीक है तो वो हो जाएगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जो चीजें ऑर्डिनरी भी नहीं है, जो चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, उनको कहाँ डालना? एक्सेप्शनल आइटम के अंदर। जैसे कि चोरी हो गई, एक्सेप्शनल आइटम है। जैसे कि लिटिगेशन के सेटल, हाँ ठीक है, अब आवाज आ रहा क्या? चलो तो मैं क्या बोल रहा था, कोई आइटम्स ऑर्डिनरी भी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, उनका अपन लोग कहाँ पे, उनका अपन लोग बाइफरकेशन करते हैं एक्सेप्शनल आइटम के अंदर।
लेकिन बात इतनी ध्यान में रखना कि एक्सेप्शनल आइटम भले आप उसको बोल रहे होंगे, लेकिन उनका जो नेचर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाता है, वो स्टिल ऑर्डिनरी ही रहने वाले हैं। अब एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं वो लोग? एक्सेप्शनल आइटम के एग्जाम्पल, जैसे कि फिक्स एसेट को बेच दिया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को बेचने के ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस, फिक्स एसेट को बेचने के ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस, किसी एम्प्लॉय का लिटिगेशन सेटलमेंट हो गया तो उसको कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट का कुछ आप पैसा दे रहे अलग से, प्रोविजन को आप बढ़ा रहे, प्रोविजन को आप घटा रहे, मतलब जिसको रिवर्सल ऑफ प्रोविजन बोलते हैं, इन्वेंट्रीज को एनआरवी के ऊपर राइट डाउन करके ला रहे जो इन्वेंट्रीज खराब हो गई हुई है। ये सब जो एग्जाम्पल्स है ना आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसको पूछते हैं। पहले बोल दिया मैंने, एग्जाम के अंदर एक्सेप्शनल आइटम पूछते हैं। इनका जो है ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से जन्म लेने वाले हैं। देखो फिक्स्ड एसेट बेचना भी चलते रहता है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। इन्वेंट्री को एनआरवी के ऊपर लाना चलते रहता है, कोर्ट के अंदर केसेस चालू है, ये सब चीजें चलते रहती है, समझ में आ रहा है ना? तो बात ऐसी है, ये कोई ऐसा अलग नहीं है। अलग है ना, सिर्फ दिमाग में एक ही चीज को, भूकंप, उसको ही आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। भूकंप हो गया, फ्लड हो गया, वॉर हो गया, एनिमी एक्शन हो गया, ये सब चीजें उसके अंदर रहने वाली। इवन चोरी भी, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश भी, पिल्फरेज ऑफ गुड्स भी, चोरी चकारी छोटी मोटी, कैश का बोलो, गुड्स का बोलो, स्टॉक का बोलो, फिक्स्ड एसेट का बोलो, ये सब भी एक्सेप्शनल आइटम है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश या फिर पिल्फरेज ऑफ गुड्स, कहाँ पे आप उसको लेने वाले? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश या फिर पिल्फरेज ऑफ गुड्स, आप उसको कहाँ लेने वाले? आप उसको ऑर्डिनरी में लेंगे? ऑर्डिनरी में ही लेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी के अंदर सेपरेट डिस्क्लोजर के साथ में उसको एक्सेप्शनल आइटम बोलेंगे। तो क्या ये सब ऑर्डिनरी आइटम्स है क्या? हाँ, लेकिन उनका अपन लोग सेपरेट डिस्क्लोजर करने की वजह से आप लोग उनको एक्सेप्शनल आइटम बोल सकते हैं। किसी के मन में डाउट है कि यार ये ऑर्डिनरी बोलना है नहीं बोलना? किसी को लग रहा है कि इसको ऑर्डिनरी बोलूं कि नहीं बोलूं? है कि कोई ऐसा? ऑर्डिनरी बोलना है नहीं बोलना? इसको ऑर्डिनरी ही बोलना, आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा ही ऑर्डिनरी ही बोलना है। चलो, प्रायर पीरियड आइटम्स। ऑफ कोर्स प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब क्या? ये साल सुधारे जाने वाली गलतियां। ये गलतियां क्या है? एरर्स या ओमिशन। दो ही तरीके की गलतियां है, भलती सलती गलतियां नहीं है। एरर्स या ओमिशन, एरर्स या ओमिशन। एरर मतलब अमाउंट गलत हो गया, 54 डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, अपन ने 45 डेबिट क्रेडिट कर दिया, ये एक गलती हो सकती है। 54 को डेबिट ही नहीं किया, 54 को क्रेडिट ही नहीं किया, भूल ही गए, इसको भी एक गलती बोलते हैं। एरर्स या ओमिशन, फ्रॉड नहीं, हाँ, एरर्स या ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। पिछले साल या पिछले सालों में हुई गलतियों को ये साल सुधारना है। ऑफ कोर्स उसका सिर्फ इम्पैक्ट आपका इनकम या फिर एक्सपेंस के ऊपर ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई गलतियां नहीं रहती है। इनकम या फिर एक्सपेंस से रिलेटेड गलतियां ही करनी, जो हुई है, सॉरी, जो गलतियां हुई है उसका अब आपको सुधारना है। ऑफ कोर्स प्रायर पीरियड आइटम सेपरेटली डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फिर आया था अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब क्या रहता? जो आप प्रोवाइड करते थे, जो आप जजमेंट रहता, मैनेजमेंट का जो जजमेंट रहता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर गारंटीज, एसेट की यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ग्रेच्युटी के लिए अपन जो प्रोवाइड करते हैं, कंटिजेंसीज, ये सब जो अपन लोग प्रोविजन करते रहते हैं हर साल खर्चों का, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेट के बेसिस के ऊपर। जैसे पिछले साल 2% का एस्टिमेट किया था प्रोविजन फॉर गारंटीज, ये बार 4% किया। एस्टिमेट बदलते रहते बिजनेस के साथ में। अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैंने बोला था 3 ही सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी बदली जाती है, तो स्टैच्यू, एएस या फिर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको सिर्फ 2 ही अकाउंटिंग पॉलिसी ध्यान में रखना है, फिक्स्ड एसेट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, अभी तक के कोई डाउट है किसी को? बोलो जल्दी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस, एनीबॉडी? केशव राठी है बैच में? केशव राठी ओके सर। बोलो श्रीहरि। सर वो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट एंड चेंजेस इन वैल्यू नहीं, लाइफ ऑफ वैल्यूएशन। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूएशन, हाँ हाँ सर। वो एक बार वो डिफरेंस बताना, कल बताया था, फिर वो कंफ्यूजन और बढ़ गया। कल का लेक्चर देखे क्या आपने डबल से? नहीं सर। कल का देख लो ना आप प्लीज लेक्चर में, अभी आगे बढ़ता थोड़ा सा। कल का वो, आपको अगर कल की बात में तकलीफ होंगी तो प्लीज कल का देख लो। कैसा रहता? जैसे अपन लोग एसेट्स को बुक वैल्यू के ऊपर कैरी करते हैं, ऑफ कोर्स बुक वैल्यू में से हर साल आप डिप्रिसिएशन कम करते रहते हैं। एक तो ये तरीका हो गया।
या फिर आप फेयर वैल्यू के ऊपर भी उसको लेके जा सकते हैं। जैसे हम अभी तक के बुक वैल्यू के ऊपर चलते थे, लेकिन अब AS10 नया आया, क्या बोले, फेयर वैल्यू पे भी लेके जा सकते हैं। तो हमने एसेट को फेयर वैल्यू के ऊपर सभी एसेट्स को रिवैल्यू किया है। ऑफ कोर्स एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे तो क्या क्रिएट होगा बताओ तो। एसेट्स को अगर आप बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू के ऊपर लेके गए, बुक वैल्यू की एसेट्स की 100 करोड़, फेयर वैल्यूएशन हो गया उसका 150 करोड़, अब इसकी वजह से 50 करोड़ का क्या क्रिएट होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। यस, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसके बारे में अपन लोग बाद में अभी क्वेश्चन आंसर लिखा था, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो यस पहले मेरे को जो 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं बता देता हूँ, जो एग्जाम में पूछे हुए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड मशीनरी ₹1 लाख ऑन 1/4/2010, वेरी गुड, एंड इट पुट टू यूज ऑन द सेम डेट, अच्छा हो गया। ऑन द डेट ऑफ पुट टू यूज, the management of the company estimated the life of the machine as 10 years and residual value as nil, very good। on 1/4/2014 कितने साल हो गए? 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 4 साल का फासला तय कर लिया। रेसिडुअल वैल्यू on 1/4/2014 the company came to know that the machinery will be useful for another 3 years only। पहले क्या सोचा था हमने, पहले हमने ये सोचा था कि हम 10 साल साथ में रहेंगे। बाद में क्या हो गया मालूम है? हमको लगा कि हम लोग सिर्फ 7 ही साल साथ में रह सकते हैं। पहले सोचा था 10 साल, अब सोच लिया 4 साल होने के बाद में अब सिर्फ 3 ही साल चल सकते हैं। तो अब ये बताओ तो क्या रहेगा? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है? बोलो तो, कौन बोलेगा? श्रीहरि बोल दो। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। वेरी गुड, इसको बोलते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो पहला लाइन क्या रहेगा आपका? एज पर AS5 दिस अमाउंट्स टू चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ में आ रहा क्या? ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो पहली बात, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना डिप्रिसिएशन आ गया आपका हर साल? आपका डिप्रिसिएशन आ गया हर साल का 10,000 रुपए साल के। कितना आपने डिप्रिसिएशन खा गए होंगे अभी तक के? आपने डिप्रिसिएशन अभी तक के खा गए होंगे 40,000 रुपए। सर 40,000 कैसे आया? बेटा 10,000 इंटू 4 करो, 40,000। 1 लाख में से 40 कम करो, बचे 60,000। 60,000 को अगले 3 साल के अंदर आप लोगों को खाने का है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 20,000। समझ में आ रहा है क्या? अब इसकी वजह से देखो एक अच्छी लाइन यहाँ पे दी हुई है, अर्लियर डेप्रिसिएशन वाज 10,000 पर एनम बट नाउ इट इज 20,000 पर एनम। ये अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करने की वजह से देखो 10,000 का ज्यादा डेप्रिसिएशन जा रहा है। इतना पूरा लिखने के लिए 3 मार्क और ये लाइन लिखने के लिए 1 मार्क। इसको बोलते हैं क्वांटिफाई करना इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? इसको बोलते हैं क्वांटिफाई करना इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अंजलि भक्कड़? नो सर। अनुश्री समझा क्या? अनुश्री बड़ेरा? यस सर। ओके चलो आगे धीरे धीरे करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। While preparing the final accounts for the year ended 31/3/2002, Rainbow Limited created a provision for doubtful debt at 2% on trade debtors। अच्छी बात है, 2% on trade debtor हम bad and doubtful debt के लिए प्रोविजन करते हैं। Few weeks later, the company found that the payment from some of the major debtors were missing, were not forthcoming. Consequently, the company decided to increase the provision by 10% on debtors as on the 31/3/2002। पहले हम 2% करते थे, अब हम लोग 10% करने वाले थे। 8% का राइज है। As the accounts were still open awaited approved by the board of directors, should this be considered as an extraordinary item or prior period item? बोलो तो, कौन बोलेगा ये? Yes anybody? बोलो, कौन बोलता? बोलो, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? शेयरी रुको आप। हाँ कौन बोलेगा? हाँ ज्ञान बोलो तो, ज्ञान। ये दोनों में से क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि प्रायर पीरियड है? पहले हम 2% बनाते थे, अब हम लोग 10% बनाने वाले। बोलो तो ज्ञान। हाँ सर। क्या लगता है आपको, क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि प्रायर पीरियड आइटम? पीपी है कि ईओआई है? प्रायर पीरियड आइटम। वेरी गुड, पढ़ के आए होंगे आप। ज्ञान आपको किसी के मालूम आंसर? पढ़ के आए थे कि सुबह में? नहीं सर।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सम्यक क्या है आंसर बताओ तो, प्रायर पीरियड है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? सम्यक है कि बैच में? सर दोनों भी नहीं है सर। वेरी गुड। फिर Change अभी in ज्ञान accounting तो बोला था policy. कि ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, आप बोल रहे दोनों भी नहीं है, ऐसा कैसा? आप थोड़ा एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि सम्यक? सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वेरी गुड, ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ज्ञान सो रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन का अपने को 100% सो रहे हैं आप, और कॉन्ग्रेचुलेशन, नोट्स भी पढ़ नहीं रहे आप, ये बराबर नहीं कर रहे आप लोग यार। इतने बार बोल दिया मैंने, इसका एग्जाम्पल बता दिया मैंने, 2% की प्रोविजन मैंने अब 10% पे लेके आ गया, 8% राइज हो गई प्रोविजन की। अरे बाबा, ये प्रायर पीरियड क्या है? ये प्रायर पीरियड यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता ना। प्रायर पीरियड का सवाल क्यों नहीं उठ रहा है यहाँ पे? क्योंकि पिछले साल से कोई लेना देना है क्या? नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या भूकंप है कि ये? ज्ञान, ये कुछ भी नहीं है, ये ईओआई भी नहीं है, पीपी भी नहीं है, ये परसेंटेज जो चेंज कर रहा है प्रोविजन का, ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। समझ में आ रहा क्या? ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। Provision for bad and doubtful debt is an accounting estimate. It is created based on the information available on the balance sheet date. As per AS5, changes in accounting estimate is not a prior period item, not an extraordinary item. Given in the given case, changes in percentage of provision of doubtful debts amount to changes in estimation. It should be accounted for prospectively. ठीक है, इसमें किसको डाउट है? ओके चलो, ये आप क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर सकते हैं। देखो, 1,10,000 का एसेट है, ओके, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है, मतलब हो गया वो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 का हर ईयर डिप्रिसिएशन आने वाला है। 5 से 2009 4 साल का डिप्रिसिएशन उन्होंने एसएलएम पे प्रोवाइड कर दिया। तो 1,10,000 में से आप लोग 4 बार 40,000 कम कर डालो, बचेंगे 70,000। अब वो आगे क्या बोलते हैं, उसको अब 25% डब्ल्यूडीवी पे लेके जाना है। तो प्रोस्पेक्टिवली आप इसको कर सकते हैं, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसके अंदर किसको प्रॉब्लम है? 9 में किसको प्रॉब्लम है, तुम्हें बता दो। 9 में किसी को प्रॉब्लम है क्या? ओके सर बोलो दर्शन। सर 70,000 पे कैसे 60,000 भी आएगा ना, रेसिडुअल वैल्यू बेटा 10,000 बेटा सुनो सुनो सुनो, जब आप लोग एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में रहते हैं ना, तो आप लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं मालूम है क्या दर्शन? 1,10,000 आपकी टोटल वैल्यू है ना, 1,10,000 आपकी एसेट की वैल्यू है, उसमें से आप कितना कम करेंगे? 10,000 रुपए रेसिडुअल वैल्यू उसमें से कम कर देंगे। मतलब आपने पूरा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद में भी 10,000 रुपए वैल्यू रहने वाली है। तो आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आया यहाँ पे दर्शन? 10,000 रुपए। समझ में आ रहा? अब आप जब माइनस करेंगे 10,000 रुपए, तो उसको 1,10,000 में से माइनस करेंगे, 1,00,000 में से नहीं। देखो ना, 1,10,000 में से 1,00,000 रुपए माइनस करो, कितना बच रहा है आपका दर्शन? 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए आपका क्या है? रेसिडुअल वैल्यू होना ही चाहिए। तो आप जब माइनस करेंगे उसको 1,10,000 में से करना है, 1,00,000 में से नहीं। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू तो 1,10,000 ही है, 1,00,000 थोड़ी है। गेटिंग? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा, वो तो बराबर है, मैं ध्यान में आ गया, पर 70,000 के ऊपर -10,000 करेंगे ना फिर वो, 70,000 में क्या करेंगे? और मतलब 70,000 बच रही कि नहीं अपने, हाँ हाँ हाँ, 70,000 के ऊपर पूरा 25% कर देंगे तो आखिरी में तो पूरा खत्म हो जाएगा ना वो। नहीं 10,000 होता। कहाँ ये बचेंगे फिर? 25% था जो उन्होंने रेट निकाल के दिया है ना बेटा डब्ल्यूडीवी के अंदर, वो जब उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो उसके अंदर रेसिडुअल वैल्यू भी रखे हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने जो रेट बोला है वही अपने को रेट लगाने का है। ये रेसिडुअल वैल्यू को ध्यान में रख के ही 25% रेट निकाला गया हुआ है। ओके सर। ठीक है, सर बोलो। सर वो 25% 70,000 का दिया हुआ है वहां पे कुछ। तो फिर आपके हिसाब से कितने पे लेना चाहिए उसको? बोलो। सर जब मेथड चेंज कर रहा था उसने 25% पूरा 70,000 के ऊपर दिए हुए हैं। तो 70 पे लेना पड़ेगा ना, 1,10,000 पे थोड़ी लेना पड़ेगा बेटा अपने को। क्यों? क्योंकि 40,000 का तो आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं ना। हाँ सर, लेकिन उसमें से फिर उन्होंने ये रेसिडुअल वैल्यू अलग नहीं रखा ना फिर कुछ भी। बेटा आपको डब्ल्यूडीवी के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते समय 25% के अंदर रेसिडुअल वैल्यू को ध्यान में रख के ही 25% का रेट निकाले हुआ है।
समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को कि वो जो रेट निकाला ना वो आपको 25% वो 10,000 का रेसिडुअल वैल्यू ध्यान में रख के ही निकाले हुआ है। और आपको क्या करने का है, उन्होंने क्या बोला, जो भी वैल्यू बची हुई है अब 4 साल बाद वैल्यू कितनी है उसकी, अब आप 4 साल बाद उसकी वैल्यू 70,000 कितनी है मालूम है क्या, उसकी वैल्यू होगी 70,000। 70,000 के ऊपर उन्होंने 25% से करने का है बोले हुए। ओके सर, समझ में आ रहा है कि आपको 70,000 को आपको फिर वो रेट से करने का है। यस सर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा क्वेश्चन है। लॉस सस्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एनिमी एक्शन, ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग एंटिटी, ये क्या रहने वाला है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये एक्सेप्शनल है। पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ वेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर इन द करंट ईयर एज पर द रिवाइज्ड एग्रीमेंट इन करंट ईयर, क्या रहेगा ये बताओ तो। पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ वेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर एज पर द रिवाइज्ड एग्रीमेंट इन करंट ईयर, बताओ तो ये क्या रहेगा, कौन बोलेगा। क्या है, प्रायर पीरियड आइटम है कि एक साधारण सा ऑर्डिनरी आइटम है, बोलो कौन बोलेगा। सर ऑर्डिनरी। बराबर, ये ऑर्डिनरी आइटम। प्रायर पीरियड क्यों नहीं है, क्योंकि करंट ईयर में रिवाइज्ड एग्रीमेंट हुआ है, इसके लिए अपन लोग उनको वेजेस दे रहे हैं। चेंजेस इन वारंटी पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, अब ये क्या रहेगा, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। बहुत कम क्वेश्चन अकाउंटिंग पॉलिसी उसमें का ये है। A limited company has been included interest in the valuation of closing stock. In 2011, the management of the company decided to follow AS2, and accordingly, the interest has been excluded from the valuation of closing stock. This has resulted in decrease in profit by 3 lakh rupees. पहले हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट यानी क्या है, कैसा है, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। कैसा है, हमने 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री हमारे पास, ठीक है, ये 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री हमारे पास में है। अब हमने क्या करे भाई, ये 5 लाख रुपए का माल तो खरीद के रखे हुआ है, लेकिन ये माल हमने उधारी के ऊपर खरीदे हुआ है, तो उसके अंदर कैसा है, 50,000 रुपए का ब्याज का भी एलिमेंट आ रहा है। सीसी की लिमिट थी, उससे हमने परचेज किया, जो परचेज किया था 30 मार्च को, वो इन्वेंट्री में पड़े हुआ है। तो हम क्या करते थे, पहले 5 लाख की कोरी कोरी इन्वेंट्री कॉस्ट पे ऊपर, और फिर उसके अंदर 50,000 रुपए का उसको लगा हुआ ब्याज, क्योंकि हमने लोन पे खरीदी इन्वेंट्री। तो 5,50,000 हमारी पहले इन्वेंट्री की वैल्यू रहती थी। ये हमारा पहले कॉस्ट मेजरिंग फॉर्मूला था इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्री हम पहले ऐसे मेजर करते थे कि इंटरेस्ट भी उसके अंदर एड अप कर लेते थे। अब हमने क्या करा, अब हम 50,000 इंक्लूड नहीं करते हैं और सिर्फ 5 लाख के ऊपर इन्वेंट्री मेजर करते हैं। मतलब 5,50,000 पहले, और अब हो गया 5 लाख रुपए। इसकी वजह से क्या हो गया, इन्वेंट्री कम हो गया। इन्वेंट्री कम हो गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अब इन्वेंट्री भी कम हुई, प्रॉफिट भी कम हुई, और यहाँ पे क्या हुआ मालूम है, इसको बोलते हैं अपन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ में आ रहा, तो आपको इसको बताना पड़ेगा, इसके अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वी हैव चेंज्ड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड दिस चेंज इज ड्यू टू, कौन बोलेंगे बताओ तो। लॉ ने बोला, एएस ने बोला कि बेटर प्रेजेंटेशन। यस एनीबॉडी, अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज करी, बोलो यार, कौन बोलेगा, बोलो। अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज करी अपन लोगों ने, बोलो, बंसरी बोलो तो। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। यस, तीन ही बार में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है, एक तो बाय स्टैट्यूट, एक तो बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन बोल रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। To be in conformity with the accounting standards on the valuation of inventory issued by ICAI, interest has been excluded from the valuation of closing stock, unlike preceding year. Had the same principle be followed in the previous year, profit in this year would have been greater than 3 लाख। पिछले साल जैसा करते रहे तो बार 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ज्यादा रहता था। ये बार पिछले साल जैसा नहीं किया, इसके लिए स्टॉक कम हो गया, तो प्रॉफिट 3 लाख से कम हो गया। पिछले बार जैसा करते रहे तो 3 लाख से प्रॉफिट ज्यादा रहता था, ये बार अलग तेरा, इसके लिए 3 लाख से प्रॉफिट कम हो।
ये हो गया चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आप लोगों को नोट्स टू अकाउंट। सर एक बार वापस से बताना ना वो वाला क्वेश्चन। 9वां या 10वां? 10th वन। देखो नीचे आ जाते एक बार। हमने क्या करा मालूम है क्या, हमारी एक बैंक में सीसी की लिमिट थी। सीसी की लिमिट समझते ना आप लोग, अरे बाबा लोन का खाता था, उससे हम परचेस करते थे। 30 तारीख को हमने परचेस किया, कितने का माल? 30 लाख का, ठीक है। 30 लाख का हमने माल परचेस किया, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। 30 लाख का हमने माल परचेस किया। अब कैसा हो गया, माल तो परचेस कर लिया, ये तो क्या हो गई कॉस्ट, लेकिन हमने क्या के ऊपर खरीदा था, ये लोन के ऊपर। लोन के ऊपर खरीदने की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर लग गया ब्याज। कितना लगा बोले ब्याज, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल बोल रहा मैं, 3 लाख रुपए का ब्याज लग गया, ठीक है। तो ये टोटल हमारी इन्वेंट्री हम कैसे बताते थे, पिछले बार के हिसाब से अगर मैं करूं तो 33 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री दिखना चाहिए। 33 लाख कैसे आया बेटा अनुश्री इसके अंदर? 30 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, 3 लाख का आपका इंटरेस्ट। 3 लाख का क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे इंटरेस्ट है। वैसे इंटरेस्ट हम पिछले बार एड अप करते थे इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर। अब नया एएस आया, बोले एएस 2 क्या बोलता, बोले कि आपने इंटरेस्ट कॉस्ट को बोले इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का मैं लॉजिक भी बताता आपको। क्या ये इंटरेस्ट इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के ऊपर लाने के लिए जरूरी है क्या? नहीं। क्या ये इंटरेस्ट इन्वेंट्री बनाने के लिए जरूरी लगता क्या? नहीं। वो तो आपके पास पैसा नहीं था, आपके भाग खराब थे, आप लोन पे जाके ऊपर इन्वेंट्री खरीद के लाए। तो ये इंटरेस्ट जरूरी नहीं है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन के ऊपर लाने के लिए या फिर इन्वेंट्री को तैयार करने के लिए। तो yes टू क्या बोलता, डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बाय वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डन। तो हमने अब क्या करा, हमने जो इन्वेंट्री लिखी है बार अब 30 लाख की ही लिखी है। समझ में आ रहा क्या, हमने इन्वेंट्री 30 लाख की लिखी है। हमने पिछले बार के अकाउंटिंग पॉलिसी से ये बार डिपार्चर किया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। 33 लाख का माल 30 लाख के ऊपर लिखा है। इसकी वजह से क्या हुआ मालूम है क्या, 3 लाख की मेरी इन्वेंट्री कम हुई। 3 लाख का मेरी इन्वेंट्री कम हुई तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी 3 लाख से कम हो जाता है। मेरा प्रॉफिट भी 3 लाख से कम हो गया। 3 लाख की इन्वेंट्री कम हुई, 3 लाख का प्रॉफिट कम हुआ। पहली बात आपको क्या लिखना पड़ेगा कि दिस इज चेंजेस इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। प्रीवियसली इंटरेस्ट वाज एडेड अप टू द कॉस्ट ऑफ inventory while valuation of inventory was done. Now as per AS2 we are not adding up the interest cost in the cost of inventory and this amounts to changes in accounting policy. Had the same principle be followed as per the previous year policies तो अपना 3 लाख का प्रॉफिट और 3 लाख के एसेट्स ज्यादा रहते थे। अपना नया प्रिंसिपल एक बार नया पॉलिसी लाया, 3 लाख के नेट एसेट्स और 3 लाख रुपए के प्रॉफिट कम हुआ है। This is changes in accounting policy and we are changing it in order to comply with the AS2. ठीक है? ओके सर, यस सर, थैंक यू। ओके तो सर दूसरा अब इफेक्ट कहाँ पे आगे जाएगा? बोलो श्रीहरि। सर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक क्लोजिंग स्टॉक कम होगा और दूसरा मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक देखो कम होगा ना। देखो बैलेंस शीट के दो हिस्से रहते, एक तो एसेट साइड रहता श्रीहरि, एक तो लायबिलिटी साइड रहता। एसेट साइड में कौन बढ़ रहा 3 लाख से, सॉरी कौन कम हो रहा 3 लाख से? एसेट साइड में क्या कम हो रहा बेटा? स्टॉक कम हो रहा। और लायबिलिटी साइड में क्या कम हो रहा? लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर क्या रहता? शेयर कैपिटल, नीचे क्या रहता? प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस। अरे एसेट कम हो रहे, प्रॉफिट कम हो रहा लायबिलिटी साइड का। यस सर। हाँ, पीएनएल का बैलेंस रहता ना बैलेंस शीट। यस। ओके चलो 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। Estimated find that the stock sheets of 31/12 did not include 2 pages containing the detail of inventory worth ₹14.5 लाख। पिछले बार हम लोगों ने क्या किया मालूम है क्या? 14.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री छोड़ डाली। समझ में आ रहा है क्या? इन्वेंट्री ओमिट कर डाली, इन्वेंट्री अपन ने कंसीडर ही नहीं की। 14.5 लाख रुपए से पिछले बार की इन्वेंट्री कम हो गई है। समझ में आ रहा क्या?
तो आपको अब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ये बार के करंट ईयर। पहली बात ये क्या है बताओ तो, क्या है ये? छुड़ गई पिछले बार 14.5 लाख की इन्वेंटरी लेना, 14.5 लाख की इन्वेंटरी पिछले बार लेना छुड़ गई। दिस अमाउंट्स टू प्रायर पीरियड आइटम। समझ में आ रहा है कि ये बार 14.5 लाख का आपको इफेक्ट लेना पड़ने वाला है, ठीक है। In the given situation, entity had reliable information as of 31/3/2, but it failed to consider omit that in preparation of financial statement की 14.5 लाख की इन्वेंटरी लेना चाहिए थी पिछले बार क्लोजिंग स्टॉक करके, ये बार नहीं लिया। It amounts to prior period item as per AS 5. Hence, separate disclosure is required. It can be adjusted by adding rupees 14.5 lakh to the opening stock. It is also necessary to show 14.5 lakh as a prior period adjustment in the profit and loss account. मेरे को कौन इसके अकाउंटिंग एंट्री बताएगा बताओ, क्या कैसा करेंगे? पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक 14.5 लाख से घट गया, मतलब सॉरी कम बता दे, अंडर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, तो ये बार का मेरा ओपनिंग कम दिख रहा ना, कितने से? 14.5 से, है ना। तो मैं अब इसका क्या करूं? बोलो, कौन बोल पाएगा? सोचो 2 सेकंड 2 मिनट के लिए, और फिर मेरे को बताओ, सोच के अच्छा जवाब देना। इतनी बात तो पक्की है, पिछले बार का कुछ तो भी कार्यक्रम छूट गया, पिछले बार का छूटने की वजह से ये बार का आपका ओपनिंग स्टॉक कम दिखा 14.5 लाख से। क्या करेंगे आप लोग, क्या एंट्री करेंगे? सोचो और फिर मैं पूछता। हाँ बोलो, कौन बोलता? सबको एक एक चांस देता हूँ इसके लिए, ठीक है। नीचे से चालू करो। वैष्णवी क्या बोलते हैं? अब वैष्णवी बोर से। सर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। डेबिट में ऐड करेंगे 14.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे 14.5 लाख, है ना। हाँ फिर दूसरा इफेक्ट, हाँ वैष्णवी ठीक है, सोचो आप। मैं और आता, सोचो आप, सोचो। सुकृता क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक मध्ये ऍड करायचे 14.5 लाख, आणि मग डेबिट करायचं ओपनिंग स्टॉकला, क्रेडिट कोणाला करायचा? सर पीएनएल ला डेबिट करायचं नाही सर, सगळ्यात पहिले ट्रेडिंग मध्ये दाखवायचं, ओपनिंग स्टॉक मध्ये ऍड करायचं। ऍड केले मी ऍड, डेबिट केलं, नंतर क्रेडिट कशाला करू? आणि सर सेकंड इफेक्ट समजा। ठीक आहे, विचार कर, मी येतो तुझे। अजून सोमेश बाबू क्या बोलते आप? सोमेश, by opening stock to profit and loss account. यस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो मैं ठीक है पूछता। साक्षी क्या लगता है आपको, इन्होंने बराबर बोला क्या? ओपनिंग स्टॉक टू पीएनएल। यस सर, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे और पीएनएल को क्रेडिट करेंगे। मतलब ये आपके इनकम साइड में आएगा ये बात। देखो कितनी अच्छी बात है, पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक 14.5 लाख से कम हो गया। इसका मतलब क्या कम हुआ है भाई पिछले बार? बताओ तो। पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक 14.5 से कम है, इसका मतलब पिछले बार का क्या और कम है? पिछले बार का बोलो साक्षी। प्रॉफिट भी तो कम है ना। अरे पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक 14.5 से कम है, इसका मतलब ही क्या है? प्रॉफिट भी 14.5 से कम है। तो ये बार क्या करना पड़ेगा? एक चीज प्रॉफिट में बढ़ाएंगे, एक चीज स्टॉक में बढ़ाएंगे। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे 14.5 लाख से,